नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 78वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। पीएम अब से कुछ देर बाद राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर राज्य विधानसभा के नए भवन की रखेंगे आधारशिला। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नई दिल्ली में आज होगी भारत और अरब देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। साझेदारी के विस्तार पर रहेगा जोर। भारत और यूएई कर रहे हैं सह अध्यक्षता। क्यूबा को तेल बेचने वाले देशों को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, तेल बेचने या आपूर्ति करने पर लगेगा अतिरिक्त टैरिफ। मेक्सिको ने तेल सप्लाई पर लगाई अस्थायी रोक। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले आज। जोकोविच के सामने होगी सिनर की चुनौती। वहीं अल्कराज का मुकाबला अलेक्जेंडर जेवरेव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बापू को नमन किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन। महात्मा गांधी ने भाषा, क्षेत्र, जाति में बटे देश को एक कर आजादी के आंदोलन को व्यापकता दी। स्वदेशी, स्वाधीनता व स्वच्छता को एक सूत्र में बांधकर गौरवशाली भारत की कल्पना करने वाले महात्मा गांधी जी के विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि अपने विचार, सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित किया। बापू ने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। गांधी जी आज भी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण हैं, जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है, तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम है। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचारों और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया,
बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हो। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबों को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने 2 दिवसीय असम दौरे के दौरान राज्य को करीब 731 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अमित शाह कल शाम को ही डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी असम के अध्यक्ष दिलीप सैकिया और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज उनके कार्यक्रमों की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां वे असम विधानसभा की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और खानीकर स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे धेमाजी जाएंगे और वहां के पारंपरिक मिसिंग सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद शाह गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। भारत में कल दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत और यूएई इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस अहम बैठक से पहले आज भारत अरब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी होगी। कल होने वाली बैठक में अरब लीग के महासचिव और सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। 2016 में हुई इस बैठक में मंत्रियों ने सहयोग के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया, जिनमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति शामिल थे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के अलावा साझेदारी के विस्तार पर जोर रह सकता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल सहित रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर अत्यंत सार्थक चर्चा हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साझा हितों के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत गोर ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए और बड़े आयाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि राजदूत गोर भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान देंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बातचीत में साझेदारी के कई आयामों को कवर किया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मंच से भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हरित और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीपीसीएल ने आधुनिक डेटा सेंटर्स के लिए पूरी तरह स्वदेशी मैक्स स्मार्ट कूल लॉन्च किया है। ये नई पीढ़ी का लिक्विड सर्वर इमर्शन कूलेंट है, जो डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत और कार्बन फुटप्रिंट को भारी मात्रा में कम करने में सक्षम है। इस नवाचार पर डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बीपीसीएल के ल्यूब्रिकेंट्स बिजनेस हेड कनन एस से की खास बातचीत। बीपीसीएल के पवेलियन में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली है कि मेक इन इंडिया का एक सिस्टम है इमर्सिव कूलेंट करके। जी हाँ, पहले जो जीपीयूज
उसको ठंडा करने के लिए, उस जो डेटा सेंटर है उनको ठंडा करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता था उसको एक नई तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ इस वक्त कन्नन जी मौजूद है जो बिजनेस हेड है बीपीसीएल के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कूलेंट मेक इन इंडिया है और कितना इम्पोर्टेंट है? भारत में शायद पहली बार ऐसा इस तरीके की चीज़ बनाया गया है। ये जो मेक इन इंडिया हमारा प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है, इसके तहत हमने ये बनाया है। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय भारत पेट्रोलियम से। हमने जो मैक लुब्रिकेंट्स टीम ने ये मैक स्मार्ट करके प्रोडक्ट इसको डेवलप किया है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या हो रहा है, जो आपने पता है डेटा सेंटर्स बहुत आजकल डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी कुछ डेवलप और बढ़ते जाएंगे आने वाले दिन में विद एआई एंड चैट जीपीटी एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ये बहुत ज़्यादा और आने वाले दिन में बढ़ेगा। उसके लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये जो सर्वर कूलेंट हमने जो इमर्शन कूलेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसको जो पावर कंजम्पशन है उसका 48% तक रिडक्शन करता है। उसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है डेटा सेंटर उसमें से कंपेयर करेंगे तो 80% का रिडक्शन है। ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन और आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट हमारा इंडिया का प्रोडक्ट बाहर विदेशों में भी ये जाएगा। इट इज विल बी ग्लोबली अप्रूव्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर कैमरा को बताऊँ, ये जो तरल पदार्थ है एक थोड़ा सा हाथ छुआ कि ये एक तरह से ऑयल टाइप का लगता है और तेल जैसा है, और ये इसलिए क्योंकि ठंडा रखना है, बहुत हीट जनरेट होता है, जो बिजली की खपत है वो कम होगी और जैसे कहा बायोडिग्रेडेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ साथ जो मॉडर्निटी है दोनों एक साथ लेके जाने की कोशिश की जा रही है बीपीसीएल की तरफ से। कैंपस से संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का आज सुबह 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन आज सुबह अपने आवास पर बेहोश हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवासन पीटी उषा के शानदार खेल करियर और राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बात की और उनके पति के निधन पर शोक जताया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताज़ा बर्फबारी के साथ राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अब पूरे राज्य में ठंडक और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से 2 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए शिमला केंद्र ने एहतियात के तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का सबसे ज्यादा असर 1 फरवरी को दिखेगा, जब कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन इसको इफेक्ट करेगा। हालांकि आज 30 तारीख को जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर यहीं पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 31 तारीख से जो एक्टिविटी है बारिश और बर्फबारी की, वो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए, ये 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत क्यूबा को तेल बेचने या आपूर्ति करने वाले देशों से आने वाले किसी भी सामान पर टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मकसद मेक्सिको और अन्य देशों पर क्यूबा से दूरी बनाने का दबाव बढ़ाना है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने इस सप्ताह कहा था कि उनकी सरकार ने अस्थायी रूप से क्यूबा को तेल की आपूर्ति रोक दी है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला मेक्सिको का अपना था और अमेरिका के दबाव में नहीं लिया गया। ट्रंप प्रशासन का ये कदम अमेरिकी विदेश नीति में क्यूबा के प्रति सख्त रुख की पुष्टि करता है और मेक्सिको सहित अन्य पड़ोसी देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका में बिकने वाली किसी भी कनाडाई विमान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ये कदम अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापार विवाद का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया के गल्फ स्ट्रीम जेट विमानों को प्रमाणित न करने के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है और बम्बार्डियर
सहित सभी कैनेडियाई विमानों को अप्रमाणित किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि स्थिति तुरंत नहीं सुधरी तो टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ट्रंप की धमकी कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की उनकी पिछली चेतावनी के बाद आई है, जो चीन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के संदर्भ में थी। हालांकि ट्रंप की धमकी में आयात कर लगाने की तारीख के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, क्योंकि कनाडा पहले ही समझौता कर चुका है। यूरोपीय संघ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरानी अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया गया है। साथ ही IRGC के शीर्ष कमांडर समेत 15 अधिकारियों के साथ 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्धसैनिक बल IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने से ये संगठन अल-कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट की श्रेणी में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमले के खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन के इस कदम से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। इससे पहले यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कल्लास ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर कहा था कि अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकवादी जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही अमेरिकी सेना ने USS अब्राहम लिंकन और कई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिनका इस्तेमाल समुद्र से हमले करने के लिए किया जा सकता है। तो यहां पर ईरान पर नए प्रतिबंध। पश्चिम एशिया के कई देशों ने अमेरिका और ईरान के से क्षेत्रीय तनाव कम करने और अपने मतभेद सुलझाने के लिए संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इस बीच सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने स्पष्ट किया कि उनका हवाई क्षेत्र और भूमि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल अट्टी ने इस पर कहा कि कूटनीति और स्थायी राजनीतिक समाधान के माध्यम से ही तनाव कम किया जा सकता है और अस्थिरता को रोका जा सकता है। कतर ने भी शांतिपूर्ण उपायों और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। तुर्की ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला युद्ध भड़क सकता है और कहा कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत के लिए तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि अमेरिका को कदम दर कदम वार्ता के जरिए मुद्दे सुलझाने चाहिए। शुरुआत परमाणु कार्यक्रम से हो। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलीनो ने पनामा सिटी में चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा के लिए स्थायी कार्यकारी समूहों के साथ एक द्विपक्षीय आयोग बनाने पर सहमति जताई। मुलीनो ने पनामा नहर के चौथे सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में चिली की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि मार्कोसुर में पनामा की सदस्यता से दक्षिणी कोन के साथ व्यापार को नई रणनीतिक दिशा मिली है। वहीं एंटोनियो कास ने कहा कि चिली व्यापार बढ़ाकर नहर का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बनना चाहता है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। ये दूसरी बार है जब ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इससे पहले साल 2024 में इन दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल में मुकाबला देखने को मिला था, जहां जेवरेव ने जीत हासिल की थी। वहीं दिन के दूसरे सेमीफाइनल में 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में सर्बिया की नोवाक जोकोविच इटली के यानिक सिनर के सामने होंगे। जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि वे 11 के आंकड़े तक और करीब पहुंचे। हालांकि जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला था, जहां वे 2 सेट पीछे चल रहे थे। वैसे ये दोनों खिलाड़ी अब तक 11 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जहां बढ़त यानिक सिनर के खाते में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद
लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रगति महज एक नाम नहीं बल्कि विकास की वो गारंटी है। इसकी बानगी हरियाणा का एक प्रोजेक्ट है जिसकी 2018 में कई राउंड समीक्षा के बाद महज एक साल में ये परियोजना जमीन पर उतर गई। साथ ही प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति की वजह से न सिर्फ सालों से अटकी परियोजनाएं धुआंधार तरीके से ग्राउंड पर उतर रही हैं, बल्कि विकास के लिए खींची गई लकीर अब लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसी ही एक रुकी हुई परियोजना प्रगति में हुई समीक्षा के बाद महज एक साल में ही पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में NH 65 अंबाला कैंथल खंड का 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति में परियोजना की समीक्षा की गई। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए राउंड टेबल पर आया तो उस वक्त तक इस परियोजना पर महज 53% ही काम हो पाया था। समीक्षा के बाद परियोजना की रफ्तार टॉप गियर से ऐसे आगे बढ़ी जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में सफल समापन के बाद उद्घाटन हो गया। ये परियोजना कुल 95.360 किलोमीटर लंबी है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था। पहला चरण अंबाला से पेहोवा के बीच लगभग 50.860 किलोमीटर तक था, जबकि दूसरा चरण पेहोवा से कैथल तक लगभग 95.360 किलोमीटर था। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेज आए। अंततः जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी ये ट्रैफिक सेफ्टी के कंसर्न थे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न थे, सारे चीजें रिजॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए। प्रोजेक्ट ने हरियाणा को नई दिशा दी है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हमारे सेफ्टी के क्षेत्र में और लोगों की सुविधा के क्षेत्र में। पूरे एरिया का विकास हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन अधिग्रहण थी, जिसकी वजह से हरियाणा का ये बिग प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। लगभग 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार के पास लंबित था। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा के दौरान जब ये विषय आया तो 2 समीक्षा बैठकों के दौरान मैराथन मंथन हुआ और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय, निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी के जरिए तमाम समस्याओं का निपटारा किया गया। जिस तेजी के साथ समीक्षा का पहिया घूमा, उससे ज्यादा गति के साथ वे परियोजनाएं जमीन पर उतर सकी। कैथल रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी टाइम पे कैथल रोड जाना बड़ा मुसीबत वाली बात होया करती थी, लेकिन अब जो कैथल रोड है हमें पता नहीं लगता कि हम कब कैथल पहुंच गए हैं। जहाँ हमें 6 घंटे सफर करना पड़ा, आज वो हम सफर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो 65 मार्ग अंबाला से कैथल का, उसके बनने के बाद सभी रास्ते में आने वाले गांव की जनता को फायदा हुआ। पहले तो कैथल जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते थे। अब रोड ऐसा बन गया 152 कि आप सिर्फ यहाँ से निकलो और 1 घंटे में मात्र कैथल पहुंचो। NH 65 के अंबाला कैथल खंड को 4 लेन का बनाने से पूरे क्षेत्र में यात्रा दक्षता, सड़क सुरक्षा और माल ढुलाई में बेहतरीन सुधार हुआ। भीड़ कम करके यात्रा की गति बढ़ाकर और सड़क परिवहन की विश्वसनीयता में सुधार कर इस परियोजना ने बाजारों, रोजगार केंद्रों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया, जिससे हरियाणा के इस हिस्से में
सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। और आइए सीधे रुख करते हैं राजघाट का, जहां महात्मा गांधी को हम नमन कर रहे हैं।
विलंब न कीजिए, सुनिए मेरी पुकार मुरारी, सुनिए मेरी पुकार मुरारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो।
राजा राम पतित सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने तमाम गणमान्य लोग पहुंचे। हमने देखा तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने आज बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुष्प उन्हें अर्पित किए। बापू के विचार और उनके दिखाया हुआ रास्ता और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर प्रधानमंत्री ने बापू के विचारों को खुद के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। बापू के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के जो उन्होंने स्वप्न देखा था, आज उस सपने को और भी मजबूती से हम गढ़ रहे हैं। सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल तमाम ऐसे अभियानों में आज भी बापू के सिद्धांत झलकते नजर आते हैं। गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। साथ ही बात करें गांधी जी के सर्वोदय और अंत्योदय के विचार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ाया, आज के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भी महात्मा गांधी के विचार यूं ही
आगे हमें प्रेरणा दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यही वजह है कि आज एक बार फिर उनकी पुण्यतिथि पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और एक बार फिर ये प्रण ले रहे हैं कि हम उनके विचारों को आत्मसात कर आगे चलेंगे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।